नमस्कार दोस्तों। पंजाब में नशा और खालिस्तान फिर से एक बार चर्चा में है। अमृतपाल सिंह जो खडूर साहब से अभी अभी सांसद बने हैं और उन्होंने शपथ भी ली है। डिब्रूगढ़ जेल से लाया गया, उन्होंने शपथ ली और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही यह खबर आई कि उनका भाई जो है वो नशे के साथ पकड़ा गया है। तो पंजाब में नशे के इतिहास, कारण और निवारण को लेकर हम आज एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। उनका नाम है राजविंदर सिंह बैंस। तो चलिए मुलाकात करते हैं बैंस साहब से। बैंस साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पंजाब में ये जो नशे का कारोबार है ये कब से चल रहा है। खैर, नशा एज अ सोशल जो आदत है, जो कस्टम है, वो तो हमेशा ही था। हमारे गांव में अक्सर दो चार व्यक्ति जिसको हम अमली कहते थे, कि इसका मतलब कि अमल या अफीम खाते हैं, होते थे। वो अक्सर किसी के घर खाना खा लेते थे, उनका मजाक चलता रहता था। मगर ऐसा कभी था नहीं कि पूरा गांव ही नशा कर रहा है, जहाँ उसे बहुत महंगा बेचा जा रहा है, या लोग अपना घर बेच रहे हैं, या इस तरह का जो फिनोमेना अब देखने को आ रहा है जो खतरनाक है, उस तरह का फिनोमेना कम से कम 1980 से पहले तो बिल्कुल नहीं था, 90 तक भी नहीं था। ये शुरुआत तो 1985, जब से जो नया नारकोटिक्स एक्ट हिंदुस्तान ने बनाया और यूएनओ के कहने पर बनाया, उसके बाद ये शुरू हुआ। जो कहते हैं कि माफिया और नशा इकट्ठे हो गए, नशा खाने वाले के लिए भी इतनी कड़ी सजा दे दी कि अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो आपको उम्र कैद मिलती है, और 12 साल 14 साल के बाद आप छूट जाते हो। और यहाँ पे 10 ग्राम अफीम के लिए, 10 ग्राम कोई भी नशे के लिए, छोटी सी मात्रा में नशा हो तो आपको कम से कम 10 साल दी जाएगी, और 1 लाख रुपए जुर्माना, जो कि कत्ल केस में भी 10, 20, 15, 2 हजार जुर्माना होता था। तो हिंदुस्तान ने क्यों इतना सख्त कानून बना दिया, जबकि उस वक्त 1985 में ऐसी कोई हिंदुस्तान में नशे की कोई इशू नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। तब से समस्या शुरू हुई है कि जब आप बहुत सख्त कानून बना देते हो और सभी लोगों के लिए नशा आउट ऑफ बाउंड्स हो जाता है, दैट मीन उनके लिए गैर कानूनी हो जाता है, तो नशे का व्यापार फिर बहुत थोड़े हाथों में आ जाता है। और वो जो हाथ होते हैं वही होते हैं जिन जो कानून के ऊपर होते हैं। कानून के ऊपर हमारे देश में थोड़े से लोग हैं, हम उन्हें कह सकते हैं पॉलिटिशियंस हैं, हम उससे कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो खुद कानून को चलाते हैं। और जहाँ बहुत बड़े गैंगस्टर कह लो, जो होते ही उनका उनका दायरा जिंदगी ही कानून के बाहर चलती है। तो जब इस तरह के लोगों के लिए वो ये व्यापार समझ आ गया, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो गया पैसा कमाना। कहाँ था कि ओपीएम एक्ट होता था, अफीम एक्ट होता था, 6 साल 6 महीने से होती थी, और वो भी बेलेबल होती थी, तो पुलिस के लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। अब उससे बचने के लिए, 10 ग्राम अफीम से बचने के लिए, 50 ग्राम अफीम से बचने के लिए आप कुछ भी दोगे, क्योंकि आगे 10 साल सजा दिखती है। तो जब आप इस तरह के कानून बनाते हो तो स्वाभाविक है कि वो क्राइम के साथ जुड़ जाता है, वो पुलिस करप्शन के साथ जुड़ जाता है, और इन हालातों में फिर समस्या का हल नहीं होता। और ये चीज़ काफ़ी मुल्क को अब समझ आ चुकी है। जो अमेरिका की वॉर ऑन ड्रग्स थी, वो भी, उससे ड्रग खत्म नहीं हुए। ड्रग को संभालने वाले बहुत बड़े पावरफुल ग्रुप्स बन गए, क्रिमिनल ग्रुप्स बन गए, जिनके कारण अभी तक भी ड्रग्स ना अमेरिका में ख़त्म हुआ, और जिन मुल्कों में ड्रग की समस्या नहीं थी उनमें शुरू हो गई। और इससे बड़ा बहुत सवाल पैदा होता है कि शुरुआत कैसे हुई और नशा कौन करवा रहा है। अब अफगानिस्तान और यूएसए के एक्सपीरियंस से बहुत समझ आता है कि तालिबान एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी सरकार है या ऑर्गेनाइजेशन है जो नशे के खिलाफ है। और जब तालिबान को हरा के यूएस गवर्नमेंट ने अपना सीधा कंट्रोल कर लिया, तो नशा बढ़ा। जिस दिन
तालिबान ने अनाउंस कर दिया 95% नशा बंद हो गया। जब बंद हो गया था तालिबान का नशा, उसके बाद यूएस ने अटैक किया। अब 2022 से तालिबान ने कह दिया कि नशा बंद कर दो, क्योंकि उन्होंने 1 साल नहीं रोका, कल्टीवेशन करते हैं, खेती है उनके लिए। तो अब जितने आर्टिकल आ रहे हैं यूएसए मीडिया में वो उल्टे हैं कि एज इफ नशा रोकना उन्होंने बड़ा गलत काम किया, और जब वो आप पावर में थे तो उनको ब्लेम करते थे। तो उनके ऑक्यूपेशन से नशा कल्टीवेशन कम नहीं हुई, और 90% कहते हैं व्यापार उसी जगह से होता है, वहीं से ज़्यादा होता है। तो इससे पता लगता है कि जो भी ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं या ग्लोबल पावरफुल गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए नशा एक बहुत ज़्यादा मुनाफे वाला प्रॉफिटेबल चीज़ बन गई है, और उनको रोकने वाला कोई है नहीं, और उनको लोगों से कोई इतना कंसर्न और प्यार नहीं है जितना वो एक्टिंग करते हैं। तो हर सरकार चाहती है और कहती है और बातें करती है कि लोग तो तंग है, लोगों की ज़िंदगी तो खराब हो रही है, मगर उनका कोई खास कंसर्न नहीं है। वो बिल्कुल हर तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, इन्फॉर्मेशन कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, करते नहीं हैं। ऐसी अदरवाइज इसमें ऐसी कुछ है ही नहीं कि आप रोक ना पाएँ। बिग स्केल एग्रीकल्चर होती है कोलंबिया में, इतनी मूवीज बन गई वार ऑन ड्रग्स, अब हॉलीवुड की देखो और अब बॉम्बे की बन रही है, मगर वो सारे एक तरह का ग्लैमराइज करती है। तो नशा तो अब जब रियलाइज किया तो कुछ समझदार मुल्कों ने नशे को एक्सेप्ट कर लिया कि नशा एक एक इससे एक क्रिमिनल क्राइम से कोई जुड़ा नहीं है। और उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि जब वियतनाम वॉर हुई तो अंडर स्ट्रेस बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स को उन्होंने नशा देना शुरू कर दिया, ताकि वो उनको जो एंजाइटी लेवल कम हो। और जब वो वापस आए, अब 50,000 60,000 की स्टडी है, तो क्या हुआ कि सिर्फ 1 या 2% ही नशे की आदत पड़ी, बाकी सबने छोड़ दिया, वो सिचुएशन खत्म हो गई। अब यहाँ सभी शराब पीते हैं, अगर 100 लोगों को शराब देते हैं तो शराबी बहुत कम लोग मरते हैं तो बनते हैं। तो कुछ लोग के लिए कह लो कि उनका जो माइंड है या ब्रेन है में कुछ इशू है कि उनको लिए एडिक्शन मजबूरी बन जाती है। आप उन लोगों को तो जेलों में डाल रहे हो। अगर देखो हिंदुस्तान में जेलें ओवरऑल फुल हो गई हैं, बहुत भर गई हैं, और किन से भरी हैं? कोई उनसे नहीं कि जिनसे जो ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेड, उनसे जो खाते हैं। तो जब तक हम नशा खाने वाले को बीमार ना समझें, ना कि उन्हें खतरनाक अपराधी समझें, जब तक ये चेंज नहीं होती तो नशे का समाधान जिस तरह किया जा रहा है उससे नशा का जो समस्या बढ़ रही है कम नहीं हो सकती। क्योंकि आपने जो इशू नहीं है, गलत जड़ ही गलत है, रूट ही गलत है इशू प्रॉब्लम का। तो वो रूट है कि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक बीमारी समझ लीजिए। एक स्पेशल तरह के इंडिविजुअल होते हैं जो एडिक्शन में पड़ जाते हैं, उनको लिए चाय का एडिक्शन हो जाता है। वो ये नहीं कि सिर्फ चिट्टे का या हीरोइन का या मेडिसिन नशा करते हैं, उनके लिए चाय भी नशा बन जाती है, उनके लिए बहुत हर चीज़ नशा बन जाती है। तो वो उनके लिए एक तो अश्योर्ड सप्लाई चाहिए, प्लस उन्हें मेडिकल हेल्प चाहिए, प्लस उन्हें मारना, उन्हें जेल में डालना, उन्हें कहना कि आप खतरनाक हो समाज के लिए, ये सब चीज़ें हमें बंद ही करनी पड़ेंगी। और ये काफ़ी स्टडीज़ इस पे आ चुकी हैं कि जिस तरह लोग सरकार डील कर रहे हैं वो कोई तरीका नहीं है नशे से डील करने। वैसे साहब, जॉन पर्किंस की एक किताब आई थी, काफी मशहूर किताब है, और उसकी लाखों में प्रतियां बिक चुकी हैं, कई भाषाओं में वो छप चुकी है। कन्फेशन ऑफ अ इकोनॉमिक हिटमैन। तो उन्होंने बताया है कि अमेरिका किस तरह से छोटे छोटे देशों का, खासकर तीसरी दुनिया के देशों का तख्ता पलट करने के लिए नशे को उन देशों में झोंकता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो ऑस्ट्रेलियन ऑरिजिन्स हैं उनको पैसे देते हैं, उनके साथ उनके हर गांव में दुकानें भी खोलती हैं, वो अपनी तनख्वाह लेते हैं, जब जो जो स्कॉलरशिप का जब जहाँ जो एनुअल अलाउंस, जब मंथली अलाउंस, तो साथ ही साथ दुकानों में नशा में खर्च कर देते हैं। रेडी ने साथ भी ऐसे किया, उनके सेटलर्स में नशे भेजे गए। मगर अब वही इशू जो आप दूसरों पे कर रहे हैं, वो आपकी जो समाज की समस्या बन जाए तो फिर तो आपको नीचे जड़ पे जाना पड़ेगा ना। हिस्टोरिकली तो नशा इस्तेमाल ही हुआ है। जिस तरह किसी जगह आर्म्स भेज दो तो वहाँ लड़ाई झगड़ा फिर आर्म्स से सेटल होना शुरू हो जाता है। टेररिज्म के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, टेररिज्म सप्लाई की बहुत बड़ा इशू है। तो इसी तरह नशे की भी सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है। तो वो इशू अक्सर, जैसे यूके ने कितनी वॉर लड़ी, ओपियम वॉर्स चाइना की बड़ी मशहूर हैं, जब उन्होंने ओपियम बेचना उनके लिए इतना ज़रूरी था अपने व्यापार के लिए
कि उन्होंने उसके लिए लड़ाई भी की और ओपियम कल्टीवेशन शुरू की बिहार से। तो इस तरह से काफ़ी हद तक पता चलता है कि जो चीज़ आपको एक व्यक्ति की कमजोरी समझ आ जाए, फिर आप उसको किस तरह मोनेटाइज करते हैं, उसको प्रॉफिटेबल बनाते हैं और व्यापार अपने हाथ में रखने के लिए बहुत सख्त कानून बनाते हैं। नशे के बारे में कहा जाता है कि ये अफगानिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, ड्रोन से आ रहा है। यहाँ तक कि अदानी के पोर्ट से भी एक बहुत बड़ी मात्रा में 20,000 करोड़ का बता रहे थे कि नशा पकड़ा गया। तो इसमें सत्ता की हिस्सेदारी, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी हिस्सेदारी और राजनीतिक दलों की भी हिस्सेदारी इसमें पिछले दिनों खुलकर सामने आई है। आपके पिता ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी 2018 में, मुझे याद है कि उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सबमिट की थी। तो उस रिपोर्ट के बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखो, कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन की कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं, कोई एग्जेक्टिव आर्म नहीं। तो वो तो जिस तरह की वो हदायतें दे सकते हैं, जैसे माइनिंग में कोर्ट बहुत फेल हुआ, क्योंकि मैंने माइनिंग का केस पर्सनली कर रहा हूँ 2002 से, और इतने स्ट्रांग ऑर्डर भी किए गए उसमें। इसमें तो चलो स्ट्रांग ऑर्डर नहीं हुए जो ड्रग केस में, बट उसमें तो बड़े स्ट्रांग ऑर्डर हुए। और ये शब्द बरते गए कि आम ट्रक वाले को या आम जो 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 छोटे छोटे ट्रैक्टरों में लेके आते हैं उनको नहीं पकड़ना, उनको नहीं तंग करना, आपने जो नेक्सस है, जो लोग करवा रहे हैं उनको पकड़। और कितना आसान है, इतने वो तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वो तो खुलेआम होता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। ड्रग में तो एक है कि छोटी सी मात्रा में वो बहुत करोड़ों कमा लेते, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं। और वो लोगों को सीधे गांव को पता है, हर बंदे को पता है किसके ट्रक चल रहे हैं। उसके बावजूद एक भी, और सबको मालूम था कौन चला रहा है। जब शुरुआत ही कैबिनेट से होता है तो फर्क नहीं पड़ता सरकार कौन भी बदल जाए, सिर्फ वो ही कर रहे हैं, उनका जो हिस्सा है वो उनको चल जाता है। तो उनको जो ऑपोजिशन उनको कम हो जाता है, जो पर्सपेक्टिव पावर में आएंगे उनको भी थोड़ा सा मिल जाता है। तो सभी इस तरह छोटा सा जो माइनिंग है, माइनिंग कुछ भी नहीं है, रेता है, रेता का व्यापार कर रहे हैं और लोगों को रोक के। अदरवाइज रेता कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी शॉर्टेज हो। सारा हिमालय हर रेनी सीजन में रेता ही भेजता है। आगे लोग दरियाओं में रेता उठा के ही दरिया डीप भी हो जाते थे, पानी के लिए योग्य भी हो जाते थे, उन्हें रेता जबरदस्ती उठाना पड़ता था। अब आपने जब रेता को बना दिया एक खूबसूरत एक्टिविटी, कंट्रोल्ड एक्टिविटी, कानून के मुताबिक बिना लाइसेंस के आप नहीं कर पाते, तो क्या हो गया कि रेता वहाँ से जाता है जहाँ से उनको सहूलियत है, तो उससे वहाँ नीचे गड्ढे हो जा रहे हैं। बाकी रेता लोगों का खेत खराब कर रहा है और एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी। आम बंदा अपने खेत में या अपने घर बनाने के लिए रेता की एक छोटी सी बकेट भी उठा के नहीं ला के जा सकता। तो ये इससे समझ आया हमें कि अगर रेता के साथ ऐसा किया जा सकता है, और इतने सालों से पंजाब में रेता का इशू नहीं था, जब तक रेता अनकंट्रोल थी, जो मर्जी ले जाए, तब तक जिसको भी 200 रुपये दे और ट्रैक्टर भर के रेता आपके घर डाल देता था। और रेता की शॉर्टेज नहीं हुई, हिमालय वही है, दरिया भी वही है। ये क्या हो गया कि अचानक पंजाब में रेता का इतना बड़ा माफिया खड़ा हो गया। तो बात वही है, जो चीज़ चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, लोगों को लूटने के ढंग ही है, और इसमें कोई बड़ी डीपर एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी को हर चीज़ गैर कानूनी बना देते हो, फिर आप थोड़े लोगों को परमिशन देते हो, तो फिर उनके लिए जो मुनाफा, जब प्रॉफिट करना बहुत आसान हो जाता है। ये कहानी जनरल डायर से भी शुरू, शराब में भी ऐसा हुआ। जब आप अदरवाइज शराब और दही बनाने में खास अंतर नहीं। कोविड के जब मैं घर बैठा था तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया डिफरेंट तरह के वाइन बनाने के, आफ्टर जो क्या मुश्किल है, जैसे दही जमाने की इतना आसान है शराब बनाना। और ट्रेडिशनली आप जब जाते हैं कनॉट डिस्ट्रिक्ट में और ट्राइबल सोसाइटी में, वहाँ शराब उसी तरह बनती है जैसे हम घर का वैसे खाना बनाते हैं, तो कोई वो बर्बाद नहीं हो रहे हजारों सालों से। तो जब आपने शराब पे कानून बना दिया और शराब को ख़त्म कर दिया कि आप अगर शराब बनाओगे अपने घर अपने पीने के लिए, आप सबसे ज़्यादा घर का खाना आज भी सेहत के लिए अच्छा होता है। आज भी किसी रेस्टोरेंट में उस तरह का खाना नहीं बनता, उस तरह की दाल रोटी नहीं बनती जो कि आप हर आम व्यक्ति घर में बना पाता है सेहत के लिए। उसी तरह शराब का भी यही था, हर व्यक्ति हर गांव में अपने हिसाब से कभी अलग अलग फ्लेवर की बनाता था, उसमें ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी नहीं। अब आपने कुछ पार्ट ऑफ पुलिस तो इसी शराब रोकने में लगाया हो, किन के लिए? ताकि जो शराब की फैक्ट्री हैं उनकी सप्लाई कम ना हो,
वो स्मगलिंग भी करते हैं, उनके ट्रक भी जाते हैं, उनका पैसा बनता है, मगर आम व्यक्ति एक शराब की बोतल बनाए तो उसके लिए कहते हैं ये खतरनाक है। तो उससे भी आपको समझ आता है ये कैसे एक आप एक्टिविटी को, लोगों को लूटने के ढंग है। शराब में ऐसी उस तरह की, अब सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट कितनी खतरनाक आती है। कभी तंबाकू को भी ऐसा कहा जाता है कि सेहत के लिए अच्छा है, कभी तंबाकू के लिए यही थे। अल्कोहल भी सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि ओपियम या हीरोइन। रादर जिन्होंने स्टडी किया वो अल्कोहल को ज़्यादा खतरनाक मांगते हैं। उसके बावजूद अल्कोहल मेन स्ट्रीम हो गया क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है वो एक्सेप्ट हो गया, और उनके लिए आपने कानून बना दिया, आम व्यक्ति नहीं बना सकता, तो उनके लिए एक बड़ी चैनल खुल गई आपके पैसा अपने तरफ लेके जाने। उसी तरह आप जो ड्रग से कर रहे हैं, बट अभी तक वो पहले क्रिमिनलाइज करते हैं, उसके बाद कभी ये मेन स्ट्रीम कर देंगे, मगर फिर वो एस्टैब्लिश कंपनियां ही बना पाएंगी और कोई नहीं बना पाएगा। उस रिपोर्ट का सुओ मोटो लेते हुए अ, अदालत ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस केस में हम एक्चुअली ड्रग केस में हम पार्टी नहीं हुए। हमने वैसे इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, जो जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बताने की कोशिश की, मगर जो ये केस कोर्ट ने अपने अभी शुरुआत किया था। कुछ लोग पार्टी बन गए, कुछ लोगों ने पार्टी नहीं बने। तो अगर आप ऑर्डर्स देखते हो तो पहले तो कंसर्न था, कोर्ट का एक कंसर्न था कि ये बहुत बड़ी समस्या है पंजाब के लिए, और सभी को दिख भी रही है, ये कोई सीक्रेट समस्या तो है नहीं। और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ता है या डायरेक्ट समस्या कैसे बढ़ जाती है आफ्टर डिस्टर्ब्ड एरिया से 84 से 95 और 6 के बाद, आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकली पिछले 1971 से पंजाब नीचे जा रहा है। और जब जब इकोनॉमिकली डिक्लाइन करते हो तो आपकी जो यूजफुल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कम हो जाती है। आपका एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स बंद हो गए, प्लेग्राउंड्स बंद हो गए। हम भूल ही गए कि गांव में शाम को जाओ तो वहाँ कोई वॉलीबॉल खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है। ऐसे चीज़ें अब शहर के स्कूलों में मिलती हैं, गांव के स्कूलों में तो है ही नहीं स्पोर्ट्स। तो जब आपकी सारी हेल्दी सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाए तो स्वाभाविक है कि वो जो लोग और यंगस्टर्स वो क्या करेंगे। वो कोई कोई नशे में, अक्सर नशे में जाने का बहुत बड़ा कारण है कि आपकी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है वो समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है या स्टेट सपोर्ट नहीं कर रही, या आपका जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का वो काम नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में नशे की स्थिति में कितना सुधार हुआ? एक्चुअली हम सरकार से तो गुस्से में हम हमेशा एक्सट्रीम मेजर्स मांगते हैं, बट गुस्से में जो सोल्यूशन आता है वो असल समस्या का हल भी नहीं। समस्या का हल था कि हम 1985 के कानून को बदलना होगा। हमें बिल्कुल माइल्ड कानून बनाना पड़ेगा। हमें ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ड्रग खाने वाला व्यक्ति बीमार है, अपराधी नहीं। उसको बिल्कुल इस कानून से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर जो बन रहे हैं, और हमें, और आजकल तो जो प्रॉब्लम है वो ट्रेडिशनल ड्रग्स की तो है ही नहीं, अफीम की तो है ही नहीं। अब तो मेडिकल जो इंडस्ट्री है उसने एक स्टेप ले लिया कि उनको लगता है कि ये सबसे प्रॉफिटेबल तरीका है। ड्रग्स वाले वैसे भी, असल भी ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, नशा कम मेडिसिन ज़्यादा। और जब मेडिसिन में नशा बनाना सबसे आसान है और सबसे इजी है, उनको मुश्किल पकड़ना मुश्किल है, उनको बनाना सबसे आसान है। उनको सिर्फ वही केमिकल्स डाइवर्ट ही करने हैं। ओपियम से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, आपने सीधा ओपियम खाना तो कहा तो अपराधीकरण कर दिया, पर आम दवाइयाँ तो फिर भी ओपियम से बनती है, अफीम से बनती है। वो भी बंद कर दी कोडीन को, अगर खांसी की अस्थमा की तो आती थी इसी वो बंद तरह ही कर जो दी। भांग है वो भी जितना एक्सेप्टेबल हमारा कल्चरल में है, अगर उसको 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 हमने कुछ किसी तरह से हमने उसका गेन नहीं किया। अब आप जिन स्टेट्स में तो ये खाना कानून है, जब बिकता है, अफीम तो बिकती है आराम से। मैं ताजमहल के आसपास भी गया तो वहाँ जहाँ मैं रबड़ी खा रहा था वहीं वो 10-10 रुपए की पुड़ियाँ दे रहे थे। तो वहाँ तो कोई इशू है नहीं। इशू तो वहाँ पे है जहाँ पे आपने बहुत बुरी तरह इसे बंद किया हुआ है, पंजाब में, हरियाणा में। तो ये चीज़ तो आपको शराब के एक्सपीरियंस से पता चली जाती है कि अब अगर शराब गुजरात में इतने सालों से बंद है तो कोई कोई बहुत छोटे से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ये नहीं कि उनके लिए वहाँ बहुत अच्छा है, लोगों के लिए, लोग वहाँ भी बहुत पैसा खर्चते हैं एक बियर की बोतल के लिए। मैं 82 में वहाँ उस वक्त नेवी जामनगर में था, तो वहाँ पे एक छोटी सी बियर की बोतल और शराब के लिए आप कोई रिजर्वेशन करा लो, सारी सहूलतें फौज के जवान या फौज के ऑफिसर को सिविलियन से एक छोटी सी आधी शराब की बोतल से मिल जाता था।
कुछ पैक पिला दो, वो उनके लिए वही शराब जो इतनी आसान है, जो इतने 2 रुपये में बन सकती है, आप 2000 रुपये का काम करवा लेते हैं। तो उससे पता लगता है कि इससे कोई उसका भला नहीं हो रहा है। किसी भी हालात में हम गुजरात को ज़्यादा खूबसूरत स्टेट नहीं कह सकते बाकी स्टेट्स के मुताबिक जहाँ पे शराब बिकती है या नहीं बिकती। तो उस हिसाब से शराब का क्राइम से सीधा कोई रिश्ता नहीं है, बट जब बड़ा पावर इकट्ठी हो जाती है, बड़ा पैसा इकट्ठा हो तो उसके साथ ही क्राइम शुरू हो जाता है। तो क्राइम मोनोपोलिस के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि शराब पीने से जुड़ा हुआ पर से। इसी तरह ड्रग का मामला। तो इसलिए इस सारी चीज़ों को, और स्टडीज तो अब बता ही चुकी हैं, तो जिन जिन देशों ने लीगलाइज कर दिया उन देशों में कोई जो समस्या बढ़ी नहीं, उनकी समस्या खत्म हो गई। उनका ध्यान उधर लोगों उधर उधर इस तरह के माफिया का ध्यान खत्म हो गया, उन्हें छोड़ दिया। वहाँ तो वही जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिले। वो क्यों उस जगह जाएंगे, वहाँ आप दुकान से भी खरीद सकते हो। तो उस हिसाब से कहानी तो बड़ी साफ है, कहानी पॉलिटिकल है, और जो करवा रहे हैं उन्हें तो पता है। जिस दिन हमारे इनफ अवेयरनेस आ जाएगी, हमारे एमएलए को समझ आ जाएगा कि ये बीमारी कुछ और है, और आप गुस्से में प्रॉमिस करते हैं कि हम उनको डाल देंगे, हम पर्चे, हम एफआईआर दर्ज कर देंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 99.9999 एफआईआर आज भी सिर्फ उनको होता है जिनको आदत पड़ी हुई है, जिनको लत पड़ी है। बाकी जो दे रहे हैं, स्कूलों में बांट रहे हैं, इतने केस आ चुके हैं। जो ड्रग प्रोबेशनर ऑफिसर को मारा था खरड़ में, तो वो यंग ऑफिसर थी, तो उसने सिर्फ यही चीज़ जानने की कोशिश की थी कि आप इतने हजारों दुकान में टैबलेट्स कैसे आ रहे हैं जिसकी कोई कंजम्पशन नहीं है, आपकी लीगल कंजम्पशन नहीं है भगवान के लिए। तो जिन जिन ड्रग एडिक्ट्स ने जो रिफॉर्म हो गए, रिहेबिलिटेट हो गए, जब उन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश की लोकल पुलिस को गुड फेथ में कि शायद पुलिस ड्रग को रोकने के लिए है, इसलिए हम उन्हें बताते हैं ताकि जो बेचते हैं पकड़े जाएं, उनके ऊपर ही केस पड़े। अब सबसे प्रोमिनेंट जिनको परमिंदर की बात करते हैं, जिसका मशहूर नाम हो गया झोटा, क्योंकि वो तगड़ा है, तो वो आप खुद बताता है कि जब वो मुझे एसएसपी ने बुलाया जिसका नाम था नानक सिंह, देखो नाम कितना अच्छा, और उसको कहा कि तुम ये काम छोड़ दो। उसने सोचा कि, उसने कहा हमने तो बहुत देर पहले छोड़ दिया, क्योंकि वो मानता है कि हम पहले नशा करते थे, अब छोड़ दिया, और इसलिए अब उन्हें पता है कौन देता है, तो इसने रोक दिया अपने गाँव में। तो वो कहता है कि आप नशा रोकने वाली कार्रवाई बंद करो। तो एक एसएसपी डिस्ट्रिक्ट का ये कहे तो उसका जवाब था कि आपके 15 लाख रुपए रोज हर महीने आप इस छोटे से शहर से इकट्ठा कर रहे हो लोगों के, इसी नशा के चक्कर में दुकानदारों से। तो लगता है कि जब से हमारा कैंपेन चला है तब तक आपको अपना खर्चा अपने एटीएम से करना पड़ता है। तो उसके ऊपर उस गुस्से में उसके 3 केस डाल दिए। तो अब तो एस्टैब्लिश है कि ये सेंट्रलाइज्ड व्यापार है, ये पुलिस के थ्रू हो रहा है। कंट्रोल कौन कर रहा है, कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर कर रहे हैं या कौन भी कर रहा है, ये तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाएगा। मगर ये लोगों का कारण नहीं हो रहा, ये आपके एस्टैब्लिशमेंट के कारण हो रहा है। हाई कोर्ट ने एक एसआईटी गठित की थी। वैसे तो पिछले 3 दशकों में जाने कितनी एसआईटी गठित की गई है, उसका कोई हिसाब नहीं है, अनगिनत। लेकिन सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें उन्होंने 4 रिपोर्ट्स अदालत में सबमिट की गई थी, लेकिन उसे खोला नहीं जा रहा था, दबा लिया गया था। और उसको लेकर काफी विरोध भी हुआ। डीएसपी एक डीएसपी हैं, डीएसपी सेखों, उन्होंने इसका तो अदालत के अंदर घुसकर विरोध किया, और इसके लिए 6 महीने उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन इसका एक फायदा हुआ कि 3 रिपोर्ट्स इस दबाव में आकर अदालत को खोलनी पड़ी, और चौथी रिपोर्ट फिर भी रोक ली गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उस सबसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी सिस्टम कहा जाता है, कि हर चीज़ जब किसी पे हम आर्गूमेंट्स करते हैं या केस दायर करते हैं, दूसरे पार्टी को कॉपी दी जाती है उस डॉक्यूमेंट की, उन्हीं पे आर्गूमेंट होती है। ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं कि कोई चीज़ सीक्रेट होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ बहुत थोड़ी नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। अगर आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पिक्चर्स भेज दिए, उनके आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें भेजें, वहाँ तो समझ आता है कि देश के को खतरा है। मगर जो रिपोर्ट कुछ अफसरों को एम्बेरस करती हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये रिपोर्ट गलत है, उसके बावजूद एक ऑफिसर की रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट ने कहा था, तो उस रिपोर्ट को, उसकी कॉपियाँ पब्लिक को देने में क्या हर्ज है।
अगर रिपोर्ट गलत है तो वो ऑफिसर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चला सकता है। हम डेफेमेशन किसको कहते हैं कि उसने कोई झूठी रिपोर्ट दी, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। मगर ये तो बताया जाए कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर के बारे में क्या कह रहा है। और अगर एक चीज़ तो है ना कि कुछ ऑफिसर चाहते थे कि रिपोर्ट बाहर ना आए जिनके नाम थे, और कुछ ऑफिसर चाहते थे और कुछ ऑफिसर ने तो रिपोर्ट बनाई है। अब रिपोर्ट का हमें पता नहीं क्या है, और जो रिपोर्ट वो कह रही है और जैसा कि लग रहा है कि उसने कुछ अफसरों के नाम दिए जो अफसर अभी भी हाई पोजीशन में। तो इसीलिए उनके बहुत बड़े वकीलों ने ये कहा कि इसे इसलिए लोगों को जब ओपन ना किया जाए, पब्लिक डोमेन में ना डाला जाए, क्योंकि इसमें एक अफसर ने साइन किए हैं जो कमेटी बाकी 2 अफसरों ने नहीं की, और उससे उसका कंटेंट्स को सीक्रेट करने का तो अभी भी कोई कारण नहीं बनता। एक अफसर का कोई निजी नुकसान हो जाएगा, उससे कोई एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी चलती है। लॉ, रूल ऑफ लॉ उसको थोड़ी कहते हैं, उसके लिए थोड़ी कोर्ट है सिस्टम। कोर्ट सिस्टम तो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। तो उन हालातों में रिपोर्ट गलत हो ठीक हो, ऑर्डर गलत हो ठीक हो, जजमेंट गलत हो ठीक हो, उसको कम से कम पब्लिक डोमेन में तो होना ही चाहिए। हर ऑर्डर जुडिशरी का पब्लिक डोमेन में, हर पिटीशन फाइल है वो हर बंदा एक्सेस कर सकता है। तो उन हालातों में हर डॉक्यूमेंट जो हम लगाते हैं अपने पिटीशन में वो भी पब्लिक डोमेन में। तो ऐसा इसमें क्या चीज़ है कि एक छोटी सी रिपोर्ट जो 10 साल की प्रोसीडिंग के बाद आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते, तो उससे उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि उसमें सिंपली इतना तो नहीं है कि कुछ अफसरों का कि डेफेमेटरी मटेरियल है। मैक्सिमम अगर तो डेफेमेटरी मटेरियल होता तो उसमें उनका अलग कानून है। डेफेमेशन को सीक्रेट नहीं कहना होता। डेफेमेशन में एक बंदे को, व्यक्ति को चांस मिलता है कि उसके खिलाफ डैमेजेस सीख करे, जहाँ उस रिपोर्ट को खारिज करवा सके कि हमारे पास एविडेंस है, ये रिपोर्ट गलत है। इसलिए बहुत बार ऑर्डर गलत होते हैं सरकार के, थोड़ी सीक्रेट हो जाते हैं, आप उनको चैलेंज करते हो, वो चैलेंज खत्म हो जाते हैं। वो ऑर्डर तो फिर भी सभी को मालूम है क्या है। प्रोसीडिंग ओपन, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब खत्म हो जाए अगर आप चाहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ रिपोर्ट्स कभी भी लोगों को दिखाई नहीं जाएंगी। तो उस हिसाब से ये ऑर्डर थोड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना, और चैलेंज इसको बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि ये कोर्ट ने आप ही तो प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी सुओ मोटो, और उसमें जो अलग अलग पार्टीज बने, और कोर्ट ने, जिन 2 लोगों ने साइन नहीं किया, कोर्ट को ये भी तो पूछना चाहिए था तुम साइन क्यों नहीं किया। हाँ, ये भी उनकी जिम्मेवारी थी, क्योंकि गठित की हुई तो वो कोर्ट की है। हाँ। तो ये भी तो कोर्ट की उल्लंघना है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि चेयरमैन ईमानदार हो, सच्चा हो, और मेंबर्स उनके साथ मिले हुए जो अपराधी हो या गलत काम कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं होना। तो जो सारी आर्गुमेंट्स जो दलीलें दी हैं वो तो ये दी हैं जो बहुत टेक्निकल हैं। टेक्निकल है कि तीनों के साइन नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि आप अलग दिशा में चले गए। आपने तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बारे में कहा था, जो इंद्रजीत और राजजीत के बारे में कहा था। इस तरह की दलीलें दी गई हैं जजमेंट में। बट ये दलीलें, और क्योंकि समस्या ये कोई फॉर्मल पिटीशन नहीं थी, नॉर्मल पिटीशन होता है कि जो आप लिखते हो उसके मुताबिक ही आप एविडेंस इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट लगाते हो, उसी हिसाब से कोर्ट जजमेंट देता है। जो शुरुआती समस्या से हुई कि ड्रग की बहुत बड़ी समस्या है, और सुओ मोटो कोर्ट ने नोटिस दिया, वो उसकी पूरी आज़ादी होती है, वो हर दिशा में चल सकता है। ये कहना कि हमने सिर्फ छोटी सी बात पे मांगी थी और उन्होंने कोई बड़ा चीज़ दे दी, तो वो तो आपको वेलकम करना चाहिए अगर जो ड्रग का समस्या का समाधान है। अगर ड्रग चलाने वालों के नाम है तब भी बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को पता चले। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या चेयरमैन झूठा है, वो भी पता लगाना चाहिए। इतने हाईएस्ट लेवल पे वो रहा है, उन्हीं के लेवल पे रहा है। तो किसी भी हालात में मुझे कोई ऐसा जुडिशियल प्रिंसिपल नहीं मिला जिससे हम कह सकें कि कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ रिपोर्ट्स हमेशा के लिए आपको बरी कर देनी चाहिए। डीएसपी शेखों को जो जेल भेज दिया गया, इसको आप कितना न्यायोचित मानते हैं? वो अभी अभी कल का केस पढ़ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एक सीनियर एडवोकेट को कोर्ट ने 50 मिनट के लिए सजा दे दी, पकड़े रखा कि आपने आर्गूमेंट्स में आप मेरे डिक्टेशन जजमेंट लिखने में ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहे हो। तो वो जो इशू है वो उस तरह का नहीं रहा ना, क्योंकि डीएसपी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए डेफिमेशन तो है ही। तो जब कोर्ट के जजेस के नाम के ऊपर आप कमेंट करते हो तो वो कंटेम्प्ट तो बन ही जाता है। प्रोसीजर पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन थे, प्रोसीजर के ऑब्जेक्शन लिए गए, मगर उस पहले केस तो अभी भी पेंडिंग है जहाँ पे पूरा ऑब्जेक्शन तो सीधे थे कि जो कोर्ट अक्सर आप नोटिस देती है वो सुनती नहीं है। इन फेयरनेस अगर छोटा कोर्ट हो, एक ही जज हो, फिर तो समझ आता है कि वही सुनेगा और कोई चारा नहीं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा जज हों, वो जो
आप नोटिस दे देते हो, कंटेम्प्ट का रेफरेंस आ जाता है, बट वो ऑटोमेटिकली केस ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई और जज सुनता है। और फिर जो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है 4 घंटे में सजा दे देनी, वो बहुत प्रोसीजर के मुताबिक, हमारी अपने नॉर्मल स्पीड के मुताबिक, जो ड्रग केस 10 साल से चला अब ख़त्म हुआ और फिर अब 4 घंटे में एक ही दिन में सजा दे देना, तो सब हर व्यक्ति को लगता है कि इतनी इतनी फास्ट स्पीड की उसकी अर्जेंसी क्या थी कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था कि इतनी अर्जेंसी दिखाई जाए। फिर जो बिना वार्निंग के उन्हें ये उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी, मुजरिमों को जो अक्यूज्ड हैं, जो उनको फिर उनका इस्तेमाल करना कि उन्होंने ये कहा है और वार्निंग दी नहीं गई कि आप क्या जो आप कह रहे हो, आपका राइट टू साइलेंस, आप चुप रह सकते हो, हम सवाल पूछेंगे बट आप चुप रह सकते हो, ये आपका हक है, अगर आप बोलोगे तो आपके खिलाफ ये सबूत होगा और उस पर आपको सजा दी जा सकती है। ये ज़रूरी होता है जब आप किसी एक्यूज्ड का एविडेंस रिकॉर्ड करते हो। क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड अपना गवाही दे सकता है, पर उसे ये बताना होता है, उसे पता होता है कि भाई अगर आप गवाही देते हो तो फिर उस गवाही पे आपको सजा भी हो सकती है। तो उन हालातों में जो प्रोसीजर तो बड़ा अनफेयर था, मगर उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया उसमें कुछ पार्ट तो बिल्कुल पर्सनल थे, कोई कारण नहीं था कोई ऐसा कहा जाए, और बिल्कुल कानून के दायरे में आ जाता है। अगर आप किसी भी सिटिंग जज को इस तरह के शब्द इस्तेमाल करोगे तो वो डेफिमेशन से ज़्यादा कंटेम्प्ट में बन सकता है, क्योंकि लोगों का जो विश्वास होता है, जो वो कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट कम होती है, तो उस केस की ये इशू मेजर इशू था। अदरवाइज जो इशू रेज़ किया है, और उन्होंने जवाब में बिल्कुल ऐसा ही किया था कि जो इशू मैंने रेज़ किया है, मैं पुलिस की भाषा का मैंने इस्तेमाल किया, मुझे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ और पुलिस की भाषा कोर्ट और की भाषा से और पार्लियामेंट की भाषा से अलग होती है, तो इसलिए उसका मुझे अफसोस है, उसने माफ़ी मांगी। मगर जो इशू उसने रेज़ किया कि ड्रग बहुत बड़ा इशू है, ड्रग ऊपर से कंट्रोल होता है, पुलिस ऑफिसर उसे कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इन रिपोर्टों का हमेशा से सीक्रेट रहना ख़तरनाक है। उससे कम 2 अफसरों के नाम तो पता चले, मगर अफसोस है कि वो 2 अफसरों को चाहे सरकार ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और उन्हें डिसमिस कर दिया। एक अफसर तो पहले जेल में था, दूसरा जो उसका कंट्रोलर था, जब वो करवा रहा था, जिसके वो शेयर करते थे, वो आगे कहाँ करते थे, वो भी तो होगा कि एक एसपी लेवल का ऑफिसर कब तक ऐसा खतरनाक व्यापार चला सकता है। क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो जगह हम बार बार आजकल सुनते हैं जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो क्राइम से बना पैसा, जिससे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली को जेल में डाले हुए हो, चाहे उनके अकाउंट में कोई पैसा आया या नहीं आया। तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इंस्पेक्टर से स्टार्ट हो और एसपी खत्म हो जाए। तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो स्टार्ट चाहे इंस्पेक्टर से होगा या कांस्टेबल से होगा, जाएगा तो डीजीपी से ऊपर या डीजीपी तक या होम मिनिस्टर तक। तो जिस तरह का हमारा सभी लोग जानते हैं, बट बहुत लोग कुछ कहते नहीं हैं। तो इसी तरह जो इनविजिबल सरकार होती है, इनविजिबल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी को पता है। अब सभी को मालूम है देश में करप्शन है, मगर पकड़ नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे। तो इसी तरह जो इस फैसले में भी डिसअपॉइंटिंग फैसला था कि कोर्ट की मॉनिटरिंग जो होती है बहुत ज़्यादा विश्व में कई बार उस फील्ड में इफेक्टिव नहीं रहती। माइनिंग में हमने देखा कि कोर्ट इफेक्टिवली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो इंस्ट्रूमेंट है, जिसने पकड़ना वही करवा रहा है। तो ड्रग में भी यही इशू है, वही तो इंस्ट्रूमेंट है, जिनने रोकना था वही करवा रहा है। तो कोर्ट सिर्फ ऑर्डर ही पास कर सकती थी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास कर सकती थी और ये कह सकती थी, मगर उन्होंने जो शुरुआत जिस तरह की थी, एंड उस तरह नहीं किया। उन्होंने ये कहा बहुत देर होगी, बहुत ऑर्डर पास करके बहुत रिपोर्टें आ गई, अब कब तक हम चलेंगे। तो ठीक है, किस हिसाब से आप कह सकते हो, कोर्ट ने एक्सेप्ट ही कर लिया कि हम कुछ कर नहीं सकते ड्रग इशू में। आपकी बात सुन के मुझे याद आया, जस्टिस कर्नन हुआ करते थे हाँ। कैलकाटा हाई कोर्ट में, उन्होंने सीजीआई को कह दिया था कि 6 महीने की सजा कर दी थी और जुर्माना कर दिया था। उन्होंने कहा जस्टिस कर्नन पागल है। तो इस स्थिति में भी गुस्से में जस्टिस भी पहुंच सकता है। जस्टिस भी एक इंसान है, वो खुदा नहीं है। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। और ये सिर्फ है कि एक आप जब अलग अलग सीट में कोई ना कोई आपकी जो ड्यूटी होती है, जो आपने करना होता है तो सभी व्यक्ति सारे वो बार बार हम जुडिशियल जजमेंट्स में लिखते हैं कि कोई भी गलती कर सकता है, चीफ जस्टिस भी गलती कर सकता है और वकील तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो छोटा सा अपने क्लाइंट के हित में सारी आर्गुमेंट्स देनी होती हैं। मगर ये भी ठीक है कि जिस सिचुएशन में आप होते हो उस पर्सपेक्टिव से आपको इंसाफ करना आसान हो जाता है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह से ठीक हैं,
मगर जो ओवरऑल रिजल्ट रहा इस ड्रग केस में वो कोई उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, सिवाय कि कोर्ट का टाइम बर्बाद हुआ, इतने लोगों का टाइम बर्बाद हुआ, इतनी रिपोर्टें आई, इतने अफसरों ने काम किया, पर उससे एक भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपने एनालाइज ही ना कर पाए प्रॉब्लम कि है क्या, इशू क्या है। चौथी रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। इसको लेकर आप या आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारे पास कोई आया तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, मगर वो तो वकील की है कि जब कोई क्लाइंट आता है तो फिर वो दिमाग लगाता है। तो ऑन स्यू मोटो प्रोसीडिंग्स में जो कोर्ट ने 10 साल चलाई उसमें अपील करनी, और स्पेशली जब आप यही कहोगे एक तो रिपोर्ट का इशू होगा, दूसरा है कि कोई इफेक्टिव तरीका ढूंढो, तो जुडिशल मेथड प्रॉब्ली क्राइम को रोकने के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। सजा देने के लिए जुडिशरी इज इक्विप्ड एंड ट्रेन, और जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है और वो पार्ट जुडिशरी के डोमेन में है भी नहीं, और जब भी कोशिश करती है उससे कोई खास रिजल्ट निकलता नहीं। नेता इसमें शामिल है, पुलिस इसमें शामिल है, तो ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हैं। तो क्या लगता है आपको, इस नशे से मुक्ति का कोई रास्ता दिखाई देता है? देखो, इलेक्शन के वक्त बहुत ज़्यादा अमाउंट में नशा और शराब और मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है कॉन्स्टिट्यूंसीज में। एक बड़ी स्टेट में अगर सिंपल इलेक्शन भी हो तो पूरा मूवमेंट होती है कैश की, ड्रिंक्स की, शराब की और नशों की। उससे आपने उन क्रिमिनल्स को भी देने हैं जिन्होंने लोगों को धमकाना है, उससे आपने लोगों को भी देना है जो वोट डालेंगे, उससे आपने ऑफिसर्स को भी ब्राइब करना है जो आंखें बंद कर लेंगे जब गैर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये हमारा अब सभी को मालूम है। और फिर बहुत बड़ी मात्रा में जो नशा होता है वो तो एयरपोर्ट से कम होता है, वो सी पोर्ट से ज़्यादा होता है। हर जगह सी पोर्ट से ज़्यादा होता है। सिर्फ यूएसए में बाय एयर होता है जहाँ CIA के अपने प्लेन्स हैं और बड़ी बड़ी पकड़े गए हैं कि वही करवाते हैं, उसके बावजूद वहाँ CIA प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं पाता। तो इसी तरह जब से हमारे सी पोर्ट प्राइवेट हुए हैं तब से ये गतिविधि बढ़ गई है, कम होने के बजाय। और ये आप इतना जो 20,000 करोड़ का जो रकम देते हैं, तो हमें तो डाउट हो जाता है कि जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स बने हैं ये वैदर मेहनत से बने हैं या ड्रग बेच के बने। अब तो ये सवाल हो गया कि गुजरात कोस्ट वैसे भी स्मगलर्स कोस्ट मानी जाती है, क्योंकि साथ रेगिस्तान है, उस समुंदर साथ लगता है और वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, और उस तरह का ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया भी नहीं है, लोग भी कम रहते हैं, बैरन है। तो उस इलाके में स्मगलिंग हमेशा ही वो स्मगलिंग बेल्ट ही मानी जाती थी। पोरबंदर क्रिमिनल बेल्ट भी है और स्मगलिंग बेल्ट। तो वहाँ पे आप ऐसा पोर्ट बना देना, प्राइवेट हाथ को दे देना, और फिर वहाँ से इस तरह की गतिविधि जिसमें सीधा ही प्रॉफिट है। अगर आप सिर्फ दे के डिस्ट्रीब्यूट ही करोगे तो वहाँ से कहाँ से भी लाओगे। ये मजीठिया के कंसेप्ट में एक पुराने एडवोकेट जनरल की बात है कि वो ऐसे काम छोटे छोटे क्यों करेगा, किसने कहा जी ट्रांसफर के लिए मुझसे पैसे लेते। तो कहते हैं कि ऐसा काम क्यों करेगा जब उसके पास तो मशीन है 1 रुपये का 1000 रुपये बनाने की। ये इस कंसेप्ट में था कि जो ड्रग स्मगलर्स प्रोटेक्शन लेते हैं गवर्नमेंट मशीनरी से, तो उनको तो कुछ करना नहीं पड़ता, उनको सिर्फ पैसे मिल जाते हैं। तो 1 रुपये का 1000 रुपये बनाने का जो मशीन है वो ड्रग ट्रेड है। माइनिंग में 1 रुपये के 20 रुपये बनते होंगे, 30 रुपये बनते होंगे, इसमें तो 1 रुपये के 1000 से अब उससे भी ज़्यादा बन सकते हैं। तो जो इतना बड़ा प्रॉफिट है, जिस व्यक्ति का एम ही सबसे बड़ा धनाढ़ बनना है, जैसे अदानी की बात हम करते हैं, अदानी की पोर्ट में, तो क्या जिनका एम ही पैसा कमाना, सबसे बड़ा रिच बनना, तो वो क्यों नहीं करेंगे अगर इसमें उनका सहूलियत हो बनने की। क्योंकि अगर तो व्यक्ति का एम हो कि सभी का भला करना है, वो तो अलग चीज़ है। अगर आपका एम ही है प्रॉफिट मेकिंग, जिसको हम, तो वो क्यों नहीं करेगा किसी भी धंधे में जहाँ पैसा बनता है, वो क्यों नहीं करेगा, उसमें रिस्ट्रेन क्या है। और जब वो हाईएस्ट लेवल पर कानून के ऊपर, तो जहाँ जहाँ नेशनल लीगल सिस्टम कमज़ोर होता है वहाँ लोग जो धन कमाते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि ईमानदारी से कमाए, वो बहुत क्राइम से भी धन बनता है, बाद में वो लगते बिल्कुल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम है। जैसे वो मारियो पूजो ने किताब लिखते हैं लास्ट डॉन, तो उसमें बिल्कुल यही था कि पहली जनरेशन ने कत्ल किए, किडनैपिंग किया, क्राइम किया, धन इकट्ठा किया। दूसरी जनरेशन ने बिजनेस स्टार्ट किया,
थर्ड जनरेशन में बैंक्स में आए और वो मेन स्ट्रीम, अब उन्हें क्राइम करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर ये कहानी है बड़े बड़े बिलियनियर्स की, तो फिर आप सोच सकते हो कि क्राइम को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है हमारे सोशो इकोनॉमिक सिस्टम में। अब तो पंजाब में जगह जगह ठीकरी पहरे लग रहे हैं, लोग उठ खड़े हुए हैं, महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कहीं अफेक्टिव नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से होगा इस समस्या का हल? नहीं, हल तो देखो, हर हर समस्या का हल तो अपनी कम्युनिटी, अपने परिवार से स्टार्ट होता है। परिवार में कोई मुश्किल नहीं है, सरकार को आपको जबरदस्ती तो करनी नहीं, कोई स्मगलर कोई माफिया आपको रोक नहीं सकता। आप परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हो। अब इसी तरह अपने गांव को आप बचाया जा सकता है। आपको थोड़ा सा कानून बदलना है कि अगर पुलिस का दायरा इंटरफेयर करने का कम कर दिया जाए, जिसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं, पंचायत को स्ट्रॉन्ग कर दें, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। कुछ गांव होंगे जिसमें ड्रग चलेगा नहीं, कुछ गांव में जो ड्रग के हब बन गए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। मगर अगर आप पावर को डिसेंट्रलाइज करते हो, अगर आप पावर को सेंट्रलाइज करके नीचे ऊपर रखते हैं, तो फिर तो वो जबरदस्ती चलाते हैं। तो आपको ज़्यादा पावर पंचायत को देनी पड़ेगी। ये बहुत समस्याओं का हल है। तो उसमें अपने गांव के लोग ही डिसाइड करेंगे कि भाई हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हरियाणा में जब नशाबंदी का कैंपेन चला था, तो औरतों ने सारे ठेके बंद करवा ही दिए थे। बिहार में तो ऐसे ही हुआ था। उत्तराखंड में भी ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जब समस्या हल हो तो सोल्यूशन सीधा है उसके बाद। मगर हमें कानून भी तो बदलने पड़ेंगे। जो कानून किसी भी पुलिस ऑफिसर को इतनी शक्ति दे देता है कि थोड़ी सी अफीम लेके या थोड़े से मेडिसिन के टैबलेट लेके आप किसी को 10 साल अंदर डाल दो। और आजकल तो ओपन ही बनाते हैं। आप मिक्सी लेके आपने सामने वो बनाते हैं, पाउडर आपके ऊपर डाल देते हैं कि भाई जब पैसे लाओ या इतना पाउडर आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। जहाँ तक हमने पुलिस फोर्स को, जो बिल्कुल उनको ज़्यादा पावर देके पुलिस फोर्स ठीक नहीं होती, उनको तो रिस्ट्रिक्शन दो, तो वो वहाँ तो आपको इंटेलिजेंट ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। वो इन्वेस्टिगेशन अच्छा करता है, अच्छी रिपोर्ट्स बनाता है, डॉक्यूमेंट्स बनाता है, फिर कहीं से ज़्यादा आसान हो जाती है। जब आप बिल्कुल पावर बढ़ा देते हो, तो उससे कोई पुलिस फोर्स अच्छी नहीं होती, प्रोफेशनल नहीं होती। रादर एक गुंडागर्दी पुलिस फोर्स बन जाती है, एक हाई हैंडेड पुलिस फोर्स बन जाती है, एक करप्ट पुलिस फोर्स बन जाती है। और फिर वो हर चीज़ से आजकल उन्हें वेपन डालना नहीं पड़ता। आजकल तो ड्रग्स उससे भी खतरनाक हो गया। आगे तो वेपन डालते थे और रिपोर्ट थी कि सबसे ज़्यादा वेपन कौन खरीदता है यूपी में, यूपी पुलिस। इसी तरह बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है लोगों का कि जो अक्सर ये कंट्रीमेड पिस्टल्स हैं, वो जो बेचते हैं, जो बनाते हैं, वो पुलिस फोर्स उसके ज़्यादा, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए तो खास यूज़फुल चीज़ नहीं है, क्योंकि वो ना निशाना लगा पाते हैं, ना मारते, वो हाथ में फट जाती है। मगर सजा देने के लिए बहुत यूज़फुल चीज़। तो कंट्रीमेड पिस्टल को आप किसी को 3 साल रखना हो, 2-4 महीने 6 महीने रखना हो, तो आसान चीज़ है। सबसे ईजी है, 2000-4000 में मिलती हैं और आप डाल देते हो। और बहुत बार जब वेपन खोलते हो तो चलने वाले योग्य नहीं होते। तो वो जो थोड़ा मुश्किल पार्ट था, आपको वेपन खरीदने पड़ते थे, ग्रेनेड डालने पड़ते थे, किसी पर अगर झूठा केस बनाना, वो तो सबसे आसान हो गया कि 4 टैबलेट्स दिया कैबिनेट से, साथ उसका पाउडर बनाया और डाल दिया किसी पे। और हम अक्सर देखने को मिलता है, इतना सख्त कानून से आप बनाने का मतलब है कि आप सिटीजन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते जिससे वो अपनी इनोसेंस एस्टैब्लिश कर सके। अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए आपको कुछ तो बैलेंस चाहिए ना बिटवीन द पुलिस पावर, बेल का प्रोविज़न और सजा देने का। जज को कुछ तो रास्ता देना चाहिए कि वो छोड़ सके। आपने इतना सख्त कानून बना दिया। और हिंदुस्तान में जहाँ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, प्रोफेशनल पुलिस नहीं है, लोग गरीब हैं और इतना आसान है पुलिस के लिए झूठे केस, वहाँ पे 1985 नारकोटिक्स एक्ट जैसा हमारे लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने क्यों फॉलो किया, किस प्रेशर में फॉलो किया, वो तो उस वक्त जिस तरह यूएनओ ने वैक्सीन को यूनिवर्सल कर दिया और अब पावर ले रहे हैं कि हम ही बताएंगे आपकी बीमारी क्या है। कहाँ है कि हर गांव को पता होता था हमारी बीमारी क्या है, हर गांव में अलग बीमारी होती थी, हर स्टेट में अलग बीमारी। अब यूएनओ कह रहा है कि हम बताएंगे सारी दुनिया के लिए क्या बीमारी आने वाली है, अगर आगे तो हम बताएंगे दवाइयाँ। ऐसा मूर्खतापूर्ण और अनसाइंटिफिक ट्रीटी उन्होंने बना लिया और वो कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप साइन करो। तो शुरुआत से बात है कि ये डेमोक्रेसी की तरफ हम जा ही नहीं रहे। हम गांव जहाँ सोल्यूशन है उससे निकल के कहाँ छोटे छोटे टाउन से निकल के हम जा रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर में कि वो बताएंगे।
उन्हें क्या पता होता है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता होता गांव में क्या हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता होता। जब तक चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं आता स्टेट नहीं सुधरती, गांव नहीं सुधरता जब तक सरपंच ईमानदार ना आए। तो आप सोचते हो कि यूएनओ का चीफ ईमानदार होगा तो वो सारी दुनिया को सहारा देगा, और ऐसा ही प्रोपेगेंडा है, ऐसा ही वो चल रहे हैं। तो टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ चल रहे हैं, ना कि हर छोटे से गांव शहर को आज़ादी दो कि वो अपने फैसले खुद ले, वो अपने कानून आप बनाए कि कौन सा कानून हम पे लागू होना, हम कॉपी कर देंगे। हमें जानते हैं गांव हमने कैसे चलाना है। तो अगर नारकोटिक्स एक्ट हम नहीं चाहते अपने गांव पे तो हम नहीं लागू करेंगे। अगर हम चाहते हैं तो वो बड़ा आसान है, छोटा सा कानून बदलना। हमारे डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए वो जो पंचायती राज एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, मगर उसमें सबसे जरूरी चीज़ थी कि स्टेट गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफ़र करनी थी पंचायत को, वो तो की नहीं। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतना ही फ़र्क पड़ा कि इलेक्शन बार हर 5 साल होने लग पड़े, आगे 20 साल बाद होती। फ़र्क कुछ पड़ा, औरतों की रिजर्वेशन में औरतें बड़ी सरपंच है, अवेयरनेस बढ़ी, मगर जो रियल चीज़ थी कि आप उन्हें जुडिशल पावर दो, आप उनकी पुलिस पावर बढ़ाओ ताकि वो कर्टेल कर सके एंट्री ऑफ पुलिस। अगर पुलिस को कोई व्यक्ति चाहिए तो सरपंच के पास जाए, सरपंच की अपने 2-4 पुलिस व्यक्ति हो जो लॉ एंड ऑर्डर गांव में मेंटेन करे। अब एक सरपंच एसएचओ के विल पे डिपेंडेंट है। अगर वो एक गुंडा तरह का व्यक्ति, क्रिमिनल व्यक्ति गांव में रहता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरपंच के पास कोई पावर नहीं, वो जाता है एसएचओ, गुंडा सीधा एमएलए के साथ जुड़ा होता है, तो वो सारे गांव का माहौल खराब करता है। तो इसलिए हमें लोकल बॉडीज़ की जो पावर तो भेजनी पड़ेगी। और अगर हम वेस्ट को अच्छा गवर्न मॉडल मानते हैं तो वहाँ तो जो मेयर की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी पुलिस फोर्स होती है उनकी सेंट्रल पुलिस फोर्स भी है, स्टेट की है, वो अपनी फोर्स है। नॉर्मल क्राइम के लिए अपनी पुलिस फोर्स पे डिपेंड करते हैं। कोई सेंट्रलाइज डीजीपी वहाँ फोर्सफुली ड्रग नहीं बेच सकता। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है, यही लगता है बहुत कि जरूरी है जो उपाय एटलीस्ट। अब क्योंकि हमने ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटीज देखी हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी एक अलग डिमेंशन में चलती थी। हमारा भी ट्रेडिशनली बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत जुल्म होता होगा, बट फिर भी इस तरह की मॉडर्न प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं थी। अभी भी जो सेक्सुअल क्राइम है सेंट्रल इंडिया में, ट्राइबल इंडिया में नहीं होते, एक आज़ादी है। तो वहाँ तो उनकी फाइट ही है कि जिसको आप मॉडर्न प्रोग्रेस कह रहे हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। उससे शराब आ रही है, ड्रग आ रहा है, क्राइम आ रहा है, वायलेंस आ रही है। तो जो सेंट्रल इंडिया की सारी फाइट है वो एक ट्रेडिशनल पीसफुल मेथड, जो टाइम टेस्टेड है, जो सिविलाइजेशनल मेथड है, जो उन्होंने हजारों सालों से जी रहे हैं और बड़े शांति से जी रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हुए, और उनसे प्रकृति भी खराब नहीं हुई। वो जंगलों को बचाने के लिए तो लड़ाई कर रहे हैं, जिनको हम सो कॉल्ड वाइज पर्सन कह लो, पढ़े लिखे पर्सन, हम कहते नहीं, हम फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, आपकी ज़मीन से एल्युमिनियम निकालेंगे, चाहे जंगल नष्ट हो जाए। सत्ता लोगों के हाथ में जानी चाहिए, पंचायतों के हाथ में जानी चाहिए, या राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए, इसके बारे में बताएं। नहीं, वो जो अनंतपुर रेजोल्यूशन जो मिस इंटरप्रेट हुआ, वो है तो स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में था। स्टेट्स, क्योंकि जब हम शुरुआत ही करते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो समझ आना चाहिए कि स्टेट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द ही गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 बार यूज हुआ है, सारी जगह यूनियन गवर्नमेंट यूज हुई है। संघ की सरकार है, ना कि देश की सरकार। देश की सरकार तो गांव में है, गांव पंचायत ही देश की सरकार है। अपने अपने गांव की अपनी सरकार है, अपने अपने शहर की अपनी सरकार है। और इसलिए ये सोचना कि एक व्यक्ति होगा जो पूरी केंद्रीय अथॉरिटी अपने हाथ में लेके देश का नक्शा बदल देगा, वो सोचना ही गलत है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। हाँ, तानाशाह बनाना बड़ा आसान है, जिसने अपने हाथ में पावर लेने वो इस तरह का सिस्टम चाहता है, मगर जो देश का विकास चाहता है, लोगों का खुशहाली चाहता है, वो तो बिल्कुल रिवर्स सोचता है, और वो उसके अलग परिणाम होते हैं। जितने भी देशों ने तरक्की की है, तो उसमें अगर हम यूएसए को कहें कि बॉस पिछले 50 से 70 सालों से अगर वो सबसे डेवलप्ड कंट्री बन गया, इकॉनमी है, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी सबसे ज़्यादा। वहाँ के मेयर को प्रेसिडेंट डरा नहीं सकता। अगर प्रेसिडेंट आता है गांव में तो मेयर सेंटर सीट में बैठता, प्रेसिडेंट साथ बैठता। एक ट्रेडिशन है वहाँ। अगर उन्होंने राइट टू आर्म्स दिया है तो वो हर गांव को डिफेंड करने का राइट दिया है। वहाँ पुलिस किसी के घर में ऐसे दीवारें थाम के डाका नहीं डालती और लूट नहीं लेती। पंजाब में भी इतने केस होते हैं। वहाँ तो उन्हें पता है कि अगर घर वाले के पास वेपन है तो वो गोली मार देगा, उसको राइट है मारने का। अगर उसके घर में एंटर करता है उसकी परमिशन के बगैर
तो जो राइट टू बियर आर्म्स हैं वो उस कंटेक्स्ट में समझ आता है कि जहाँ भी क्राइम होता है वहाँ तो लोग ही होते हैं, पुलिस तो ले बाद में पहुँचती है। हर जगह ऐसा होता है, पुलिस हर जगह हो नहीं सकती। तो जो हम सीन देखते हैं यहाँ पे कि सारे बाजार में एक बंदा तलवार से एक आदमी को काट देता है, लड़की को काट देता है और कोई लोगों के पास हिम्मत नहीं कुछ कर पाए, वो निहत्थे होने की बात ही है कि उनके पास कोई हथियार ही नहीं है। अदरवाइज इतने लोग हों तो एक बंदा एक पास पिस्टल तो गोली मार देगा उसको, क्राइम कर रहा है, कितना आसान है। तो जो आर्म्स को आम लोगों से दूर करना भी एक्चुअली उसी प्रक्रिया का साधन है। जब अंग्रेजों ने बनाया था आर्म्स एक्ट तो बिल्कुल इंडियंस को आर्म्स रखने की इजाज़त नहीं थी। इतना बड़ा मुल्क थे, 25,000 अंग्रेज आए, उन्होंने सारे देश को डिसआर्म कर दिया। हमारा ट्रेडिशनल राइट टू आर्म्स था। तो उसके बाद गांधी जी का भी यही प्रक्रिया थी कि आज आपने जब सारे हिंदुस्तानियों से आर्म्स रखने की परमिशन वापस ले ली है, जब परमिशन उनके पास हमेशा से थी, ये कानून से जो 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 आत्मा है लोगों की वो मर जाएगी, वो निहत्थे हो जाएंगे। गुंडे के खिलाफ जिसके पास झूठा इलीगल आर्म्स है उसके खिलाफ आम व्यक्ति कैसे डिफेंड करेगा? या तो आपकी पुलिस फोर्स इतनी सशक्त हो कि हर बंदे को प्रोटेक्ट कर सके, नहीं तो हर व्यक्ति को कम से कम आर्म्स तो दो, अपने आप को इज्जत से प्रोटेक्ट तो कर सके। और गुंडे तो कम ही होते हैं, आम आदमी ज़्यादा होते हैं। जिस गांव में अगर आम व्यक्ति के पास आर्म्स होंगे तो उस गांव में उस तरह की गुंडागर्दी नहीं होती जो आज हो रही है। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, हमारे सबसे ज़्यादा क्राइम ही पुलिस फोर्स कर रही है। अब हैरानी होगी कि वो जो डायलॉग, जब वो जजमेंट जो 61 में कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिखी थी कि अगर देश में एक ऐसा संस्था है, सबसे बड़ी क्रिमिनल संस्था, वो इंडियन पुलिस है, वो ही जजमेंट को कोर्ट के जसवंत सिंह खालरा की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कि हमारे हालात इस तरह हो रहे हैं कि पुलिस ही सबसे बड़ा क्राइम जनरेशन का तरीका बन गई और आपकी इंटेरोगेशन क्राइम के अलावा कुछ नहीं है। जब आप मारते हो पीटते हो एक और क्राइम कर रहे हो। क्राइम को रोकने के लिए एक सीरीज ऑफ क्राइम करते हो, जितने सस्पेक्ट पकड़ते हो उनको मारते हो, वो भी तो क्राइम है। तो जिस देश में क्राइम प्रिवेंशन के लिए आप क्राइम करना पड़े, ये जानने के लिए कि अपराधी कौन है, तो उसमें आप कानून व्यवस्था कब तक ठीक रख सकोगे? तब तक पुलिस दो लोगों की दोस्त कैसे बन पाएगी? तो उसका भी एक ही सोल्यूशन है कि अगर आप हर टाउन को अपने लोकल पुलिस दो तो वो अकाउंटेबल होते हैं अपने गांव के लोगों के सामने, अपने सेक्टर के पुलिस में। हमने अब इंक्रोचमेंट की चंडीगढ़ की प्रॉब्लम देख लीजिए। सेक्टर जब तक वो सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी थी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी थी, तब तक गार्डन बिल्कुल नेग्लेक्ट पड़े होते थे। सारा काम म्यूनसिपैलिटी का था, वहाँ को किसी को ध्यान आए ना आए। जब से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी, सारे चंडीगढ़ के गार्डन खूबसूरत बन गए, उनके इंक्रोचमेंट खत्म हो गए, लोग ने लगाया। हालांकि उनके पास लीगल पावर नहीं है, उसके बावजूद भी तो कुछ गार्डनों को एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंड ओवर कर दिया है कि चलो आप ही मैनेज करो, और वो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। तो सीधा असर दिख रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो अगर छोटे से शहर में जिसका विजिबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो गांव में अगर आप सरपंच को पावर, ठीक है सरपंच निकम्मा होगा तो बदलना पड़ेगा। जुल्म भी 47 में जब हम अम्बेडकर जी ने कहा था कि गांव कोई खूबसूरत जगह नहीं है, सबसे ज़्यादा न्याय गांव में होता है, वो उस वक्त बिल्कुल ठीक था। 70 साल बाद जब मॉडर्न कम्युनिकेशन आ गई, रोड्स आ गई, मूवमेंट पीपल बढ़ गया, सड़कें बन गई, व्हीकल आ गई, वही चीज़ अब हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। अब गांव को सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर ऑफ इंसाफ बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी विद्वान के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर। देखते रहिए डिसेंट टुडे।